दोस्त, ये तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी बहन भी यहाँ थी? मुझे उसकी ठीक से देखभाल न कर पाने पर शर्म आ रही है। जियाओ जियाओ, बैठ जाओ, डोंग हुआन ने कहा। उसके हाथ के एक झटके से एक विशेष सुगंध बिखेरती आध्यात्मिक चाय का डिब्बा मेज पर आ गया। तभी एक लौकी दिखाई दी। ज्यो ज्यो, मेरी चाय चखो। इसके साथ ही ताओवादी डोंग हुआन ने चाय बनाना शुरू कर दिया। जब ये फैन ने डोंग हुआन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चाय और पानी पर ध्यान दिया तो उसकी आंखों में अजीबोगरीबपन का भाव प्रकट हुआ। एक 6 ग्रेड आध्यात्मिक चाय, रक्त ज्वाला चाय। 6 ग्रेड स्पिरिट जल, स्प्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन फाउंटेन। चाय के इस बर्तन की कीमत कम से कम 10,000 उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थरों के बराबर थी और यह 5वीं श्रेणी के जादुई हथियार से भी अधिक मूल्यवान था। यह ताओवादी डोंग हुआन वास्तव में एक फिजूल खर्च व्यक्ति था। जैसे ही ये फैन इस 6 श्रेणी की आध्यात्मिक चाय का स्वाद लेने वाला था और उसने अपना हाथ बढ़ाया, ताओवादी डोंग हुआन ने उसे थप्पड़ मार दिया। चले जाओ। जियाओ जियाओ ने अभी तक इसका स्वाद नहीं चखा है। इतनी जल्दी क्या है? यह सुनकर ये फैन ने निराशा में अपने दांत भींच लिए। कितनी जल्दी उसका रवैया उसे भाई कहने से बदल गया था। ताओवादी डोंग हुआन द्वारा उसे दी गई चाय को देखकर ये शियाओ शियाओ ने न तो स्वीकार किया और न ही कोई गर्मजोशी भरा जवाब दिया, बल्कि ठंडे स्वर में कहा, मुझे चाय पसंद नहीं है। तुम्हें चाय पसंद नहीं है? ताओवादी डोंग हुआन चौंक गया, फिर तुरंत बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें चाय पसंद नहीं है तो शराब पीना भी ठीक है। एक जादूगर की तरह डोंग हुआन ने अपनी भंडारण अंगूठी से 6 ग्रेड आध्यात्मिक शराब का एक जग निकाला। जैसे ही वाइन प्लग को बाहर निकाला गया तो उसकी तेज सुगंध से ये फैन के मुंह में पानी आ गया। जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं पी रही। भैया, मुझे अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए, उसने जाने से पहले कहा। बच्चा? ये शियाओ शियाओ के शब्दों ने मानो आकाश से बिजली गिरी हो ताओवादी डोंग हुआन को स्तब्ध कर दिया। ये शियाओ शियाओ को जाते हुए देखकर ताओवादी डोंग हुआन ने उदास स्वर में कहा, दोस्त, ये मैंने अपना पहला प्यार खो दिया है। सामान्य लोगों की तुलना में जीवन साथी की तलाश करने वाले साधक भाग्य पर और भी अधिक जोर देते हैं। ये शियाओ शियाओ के प्रकट होने पर वह ताओवादी डोंग हुआन के दिल में प्रवेश कर गया था। अब यह सुनकर कि ये शियाओ शियाओ का एक बच्चा है, उसे यकीन हो गया कि उसका एक साथी जरूर होगा। ताओवादी डोंग हुआन को लगा कि जीवन का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस विकास से साधक के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया तथा हृदय संबंधी राक्षसों के उभरने की संभावना बढ़ गई। एक नियमित ग्राहक के रूप में ये फैन ताओवादी डोंग हुआन को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने कहा, हालांकि उसका एक बच्चा है लेकिन उसका कोई साथी नहीं है। सचमुच भाई ये फैन, तुम सचमुच मेरे असली भाई हो। पा ये फैन अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका। तुम शायद मेरे भाई से भी ज्यादा बनना चाहते हो, शायद मेरे रिश्तेदार हो। इसके बाद के दिनों में ताओवादी डोंग हुआन ने ये परिवार से अधिक बार मुलाकात की। यह सुनकर कि ये शियाओ शियाओ के बच्चे, ये जिनलोंग और ये जिनफेंग 1000 पत्तों वाले मंडप में हैं, वह ये फान का भाई होने का ढोंग रचकर मंडप में अक्सर आने लगा और उन्हें कीमिया और कलाकृतियों को निखारने का प्रशिक्षण देने लगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ताओवादी डोंग हुआन 6ठे दर्जे का कीमियागर और कलाकृतियों को निखारने वाला निकला। ये फान डोंग हुआन की पहचान पर सवाल उठाने से खुद को नहीं रोक सका। क्या यह डोंग हुआन एक साधारण साधक था? क्या उसकी साधना का स्तर केवल दिव्यता रूपांतरण चरण के शिखर पर था जैसा कि उसने दिखावा किया था? जब भी ये शियाओ शियाओ पूर्वी सम्राट शहर का दौरा करती थी तो ताओवादी डोंग हुआन उसके साथ बातचीत करने का हर अवसर लपक लेता था, जैसे उसे अभ्यास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। हर बार जब ये शियाओ शियाओ प्रकट होता, ताओवादी डोंग हुआन प्रकट होंगे। समय के साथ ये शियाओ शियाओ पहले तो विरोध करने वाला था, फिर उदासीन, लेकिन फिर भी प्रतिकूल नहीं, और अंततः कभी कभार उससे कुछ बातें कर पाता था। हर बार जब ताओवादी डोंग हुआन ये फान के चायखाने में आता तो वह पहले से ज्यादा खुश होता। ये फैन ने उनके संपर्क पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अगर ये शियाओ शियाओ को एक उपयुक्त जीवन साथी मिल जाए तो यह अच्छी बात होगी। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, ये परिवार की शक्ति धीरे धीरे अनंत प्रकाश दुनिया में स्थानांतरित हो गई। 10,000 सितारों वाले द्वीप पर यह परिवार गायब हो गया। इन वर्षों में एमओ परिवार प्रमुखता से उभरा। एमओ परिवार की नई पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभा एमओ बेई ने कई प्रदर्शनों के माध्यम से धीरे धीरे 10,000 सितारे द्वीप पर नई पीढ़ी की नंबर 1 प्रतिभा का खिताब हासिल कर लिया है। ये लोंग, ये जिनसेन आदि जैसी पुरानी पीढ़ी की प्रतिभाओं की प्रसिद्धि को दबा दिया गया। कई अन्य परिवार अचानक दिव्यता रूपांतरण चरण साधकों के साथ उभरे। इन परिवारों ने तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया।
लेकिन 10,000 सितारों वाला द्वीप बस इतना ही बड़ा था। जैसे जैसे कुछ लोगों ने अपनी शक्ति बढ़ाई, स्वाभाविक रूप से दूसरों की शक्ति घटती गई। ऐसा प्रतीत होता है कि इन सबका ये परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये परिवार ने थाउजेंड लीफ सिटी में अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखा। 10,000 सितारे द्वीप के तेजी से विकास के बावजूद ये परिवार के विस्तार का कोई संकेत नहीं था। इसके अलावा चूंकि अब ये परिवार में केवल ये जिंतियन ही दिखाई देते थे, इसलिए अफवाहें धीरे धीरे फैलने लगीं। यहां तक कि कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि 1000 पत्तों का सच्चा सम्राट गिर गया है। जैसे जैसे अफवाहें तेज होती गईं, कुछ परिवारों की निगाहें थाउजेंड लीफ सिटी पर केंद्रित होने लगीं। और ये फैन अराजकता मन का दुनिया के अंदर था। सिस्टम सुलह का अनुरोध उनके देवत्व को 110 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। परिवर्तन चरण सफलता, उसकी साधना का स्तर भी लगभग टूटने वाला है। छठे क्रम की ज्ञानवर्धक चाय का एक कप पीते हुए ये फैन ने एक बार फिर लकड़ी के नियम पर ध्यान लगाया। जैसे जैसे ये फैन की लकड़ी के नियम की समझ बढ़ती गई, समझने की कठिनाई भी बढ़ती गई। वह कई वर्षों से अंतिम छोर पर अटका हुआ था। जैसे ही ज्ञानवर्धक चाय उसके पेट में प्रवेश की, ये फैन एक बार फिर से प्रबुद्ध अवस्था में आ गया। लकड़ी जीवन का मूल है। लकड़ी का दाव संक्षेप में सृजन है, जीवन का सृजन। ये फैन ने एज्योर ड्रैगन लाइफक्राफ्ट के बारे में सोचा, जो जीवन बनाने के बारे में भी था। ये परिवार की रक्त शक्ति में जीवन शक्ति की शक्ति भी निहित थी। जब ये फैन जीवन शक्ति की इस शक्ति का अन्वेषण कर रहा था, अचानक एक दिन उसे एक आभास हुआ। सिद्धांतों पर पूर्ण प्रभुत्व, यही ताओ है। ताओ क्या है? यह ब्रह्मांड के नियम हैं। ताओ को समझने का अर्थ है ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों को समझना। ये फैन की आंखों में प्रतिबिंबित ब्रह्मांड में भारी परिवर्तन होने लगे। उसके हाथ के एक झटके से आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें उसकी हथेली में आ गईं। ताओ, लकड़ी का दाव तुरंत आध्यात्मिक शक्ति में एकीकृत हो गया। आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक छोटा सा पक्षी तुरंत अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। शून्यता का शोधन काल, ईथर से भौतिकीकरण, सिस्टम फ्यूजन। ये फैन के शरीर के भीतर से अपार शक्ति फूट पड़ी। शिखर नवजात आत्मा चरण पर उनकी साधना तुरंत सफल हो गई। शोधन शून्य काल, ये फैन की आध्यात्मिक आत्मा धीरे धीरे एक ठोस इकाई बन गई। उसकी आध्यात्मिक आत्मा इच्छानुसार विभाजित हो सकती थी और ये फैन अपने कई क्लोन बना सकता था। 100 से अधिक वर्षों के बाद अंततः वह शोधन शून्य काल में प्रवेश कर गया। शून्य काल को परिष्कृत करना एक ताओ की महारत हजारों वर्षों तक जीवन को लंबा खींचती है। इसे मामूली शाश्वत जीवन कहा जा सकता है। ये फैन ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति उस पर हावी हो रही है। शोधन शून्य काल को पार करने के लिए क्लेश को पार करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शुद्धिकरण शून्य काल में हर 1000 साल में एक छोटा सा स्वर्गीय क्लेश सहना पड़ता है। आठ या तो शरीर एकीकरण क्षेत्र में प्रवेश करें या स्वर्गीय क्लेश के अधीन नष्ट हो जाएं। शोधन शून्य काल में बहुत कम साधक 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। रिफाइनिंग वॉयड पीरियड में सफलता के लिए मेजबान को बधाई। परिवार की रैंकिंग अपडेट कर दी गई है। चरित्र, ये फैन जीवनकाल 10,200 वर्ष स्तर, प्रारंभिक शोधन शून्य अवधि 31415921000000000। पारिवारिक रैंकिंग ईस्ट हार्मनी गौड़ प्रांत 10086 10,000 सितारे द्वीप की रैंकिंग गायब हो गई है। इसे ईस्ट हार्मनी गौड़ प्रांत में अपडेट किया गया है। शोधन शून्य काल में ये फैन की साधना के साथ वह केवल 1 लाख से ऊपर रैंक किया गया है। ईस्ट हार्मनी देव प्रांत वास्तव में अमर लोक के 5 महान देव प्रांतों में से एक है। इसकी नींव वाकई मजबूत है। इसके बाद ये परिवार की रैंकिंग में लगातार सुधार की आवश्यकता है। क्या प्रमुख संप्रदाय अभी भी ये परिवार को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? 10,000 सितारे द्वीप 10,000 सितारों के टूटे हुए खंडे हैं। अतीत में दानव कबीले के साथ हुए महायुद्ध के कारण 10,000 सितारों के खंडहर लगभग बंजर भूमि बन गए थे। पिछली लड़ाई के निशान आज भी देखे जा सकते हैं। आज 10,000 सितारों के खंडहरों के बाहर कई साधक एकत्र हुए हैं। 3 दिन पहले 10,000 सितारों के खंडहरों के ऊपर आकाश में खजाने की रोशनी की कई किरणें फूटीं, जिसने आसपास के अनगिनत साधकों का ध्यान आकर्षित किया। कुछ ही समय में दिव्यता रूपांतरण चरण पर दर्जनों साधक आ गए। शीतियान सच्चे भगवान, पीले झरने के सच्चे भगवान और अन्य सभी परिचित व्यक्ति थे। वहां कुछ अपरिचित आकृतियां भी थीं, जो सभी दिव्यता रूपांतरण चरण के साधक थे, जो बाद में प्रकट हुए थे। लेकिन अब शीतियान सच्चे भगवान और अन्य लोगों के चेहरे पर भाव बहुत सुखद नहीं थे।
मैं सोच रहा था कि इतने सारे दिव्य परिवर्तन साधक अचानक कैसे प्रकट हो गए। पता चला कि वे कुत्ते बन गए हैं। शीतियान, सच्चे स्वामी और अन्य लोगों की आंखें घृणा से भरी थीं। अगर कोई साधक अपनी गरिमा खो देता है तो वह स्वर्ग से लड़ने की और क्या बात कर सकता है। दिव्य परिवर्तन साधकों की पुरानी पीढ़ी के तिरस्कार का सामना करते हुए इन नव आरोहित दिव्य परिवर्तन साधकों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सके। किसने उन्हें ईस्ट हार्मोनी गौड़ प्रांत में संप्रदायों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया? 10,000 सितारा द्वीप में प्रमुख संप्रदायों के प्रवेश के साथ उनके समर्थित संप्रदाय भी धीरे धीरे बढ़ गए। विश्वासघात की इस भावना ने 10,000 सितारे द्वीप के साधकों को बहुत परेशान कर दिया। क्या आप हमारे पुराने साथियों के बंधन को भूल गए? दुर्भाग्य से उनके लिए हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें भगाओ। 10,000 सितारे द्वीप के किसान क्रोधित हो गए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। इसी समय दूर से 1 दर्जन से अधिक आकृतियां दौड़ती हुई आईं। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ सच्चे भगवान शीतियान के रोंगटे खड़े हो गए और वह अपने जादुई हथियार को चलाते हुए तेजी से पीछे हट गए। अरे! सच्चे भगवान शीतियान के जादुई हथियार पर आध्यात्मिक प्रकाश तुरंत मंद हो गया, लेकिन सौभाग्य से इसने सुनहरे प्रकाश को मुश्किल से अवरुद्ध किया। कई प्रमुख संप्रदायों से देवत्व परिवर्तन चरण के साधक आए थे। दिव्यता रूपांतरण चरण के बारे में 10,000 सितारा द्वीप के साधक चिंतित नहीं थे। हालांकि उनके पास जो छठी श्रेणी के जादुई हथियार थे, उनसे सच्चे भगवान शीतियान और अन्य लोगों के माथे पर बल पड़ गए। कई प्रमुख संप्रदायों ने शोधन शून्य काल के साधकों को नहीं भेजा। 10,000 तारा द्वीप के साधकों ने भी संघर्ष से यथासंभव बचने के लिए पीछे हटने का निर्णय लिया। पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच एक अघोषित सहमति बन गई है। लेकिन अब पूर्वी सद्भावना देव प्रांत के संप्रदाय के साधकों ने 6 स्तरीय जादुई हथियारों का प्रयोग करते हुए इस मौन समझौते को तोड़ दिया। 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हारा 10,000 सितारा द्वीप नियंत्रित कर सके। इसे सौंप दो। डुलेंग नामक संप्रदाय साधक, जिसके पास 6 स्तरीय जादुई हथियार था, ने सच्चे भगवान शीतियान से ठंडे स्वर में कहा। 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु भी शारीरिक एकीकरण क्षेत्र के साधकों को लालची बना देगी। इसलिए वे मौन सहमति की परवाह नहीं कर सके और आध्यात्मिक वस्तु को जब्त करने के लिए तुरंत अपने 6 स्तरीय जादुई हथियार निकाल लिए। पीले झरने का सच्चा स्वामी, सच्चे स्वामी शीतियान के सामने खड़ा था, लेकिन फिर भी उसे पराजित कर दिया गया। उसे जल्द ही गंभीर चोटें आईं। 10,000 सितारों के द्वीप को कुचला जाता देख सच्चे भगवान शीतियान और अन्य लोग चुप हो गए। ऐसा लग रहा था कि यह वस्तु आखिरकार उनकी नहीं होगी। हालांकि भले ही यह उनका नहीं था, वे 10,000 सितारे द्वीप के बाहर के साधकों को इसे ले जाने नहीं दे सकते थे। जो 10,000 सितारे द्वीप का है, वह केवल 10,000 सितारे द्वीप का ही होना चाहिए। चूंकि आप लोग नियमों के अनुसार नहीं खेलते, इसलिए अब आप हमें दोष नहीं दे सकते। सच है, भगवान शीतियान ने कहा, यह आप लोग थे जिन्होंने पहली बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था। उस स्थिति में उन्हें भावनाओं की अनदेखी करने के लिए 10,000 स्टार्स आइलैंड को दोष नहीं देना चाहिए। बाहर आओ, सच्चे प्रभु हजारों पत्ते। 10,000 सितारा द्वीप के साधक सच्चे भगवान शीतियान के शब्द सुनकर उत्साहित हो गए। क्या वह आ रहा है? वह आदमी। 10,000 सितारे द्वीप के साधकों के बीच असामान्यता देखकर डुलेंग और अन्य लोग थोड़ा उलझन में थे। हालांकि उनके हाथों में 6 ग्रेड जादुई हथियार देखकर आत्मविश्वास बहाल हो गया। 6 स्तरीय जादुई हथियार के साथ वह 10,000 सितारा द्वीप में दिव्यता परिवर्तन चरण में उन लोगों के बीच अजय होगा। यदि रिफाइनिंग वॉइड पीरियड के लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो उनसे मुकाबला कौन कर सकेगा? 10,000 सितारा द्वीप के वे साधक जो वहां रुके हुए थे, उन्हें अचानक कुछ याद आया और उनके चेहरे नाटकीय रूप से बदल गए। वह आदमी बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिया है। इतना समय हो गया है कि वे उसे लगभग भूल ही गए हैं। लेकिन अब उसके बारे में सोचकर वे डरे हुए नहीं रह सके। दिव्यता परिवर्तन चरण पर कुछ साधकों ने तो पीछे मुड़कर भागने की भी कोशिश की। इस किसान ने भागने की कोशिश की, लेकिन 2 कदम चलने से पहले ही डुलेंग ने उसे पकड़ लिया। तुम सब किससे डरे हुए हो? डुलेंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। किसान ने भय से भरी धीमी आवाज में उत्तर दिया, वह आदमी वापस आ रहा है। वह आदमी, फिर वही आदमी, आखिर यह आदमी कौन है? ठीक उसी समय दूर क्षितिज पर एक आकृति प्रकट हुई। कुछ शारीरिक झटकों के बाद वह 10,000 सितारों के गुप्त क्षेत्र में प्रकट हुआ। 10,000 सितारे गुप्त क्षेत्र में 10,000 सितारे द्वीप पर साधक तुरंत हंगामा करने लगे। मुझे पता था वह ठीक हो जाएगा।
सच्चे भगवान हजारों पत्ते, आप मेरे भगवान हैं। 10,000 सितारों वाले द्वीप के साधक कट्टर प्रशंसकों की तरह चमकती आंखों से ये फैन को देख रहे थे। ये फैन ने डुलिंग और अन्य लोगों पर भौहें चढ़ाई। स्वाभाविक रूप से उसके हाथ में 6 ग्रेड जादुई हथियार को देखा। क्या ये संप्रदाय अब और नहीं रुक सकते? ये फान को अराजकता पसंद नहीं थी, इसलिए वह हमेशा संप्रदायों के खिलाफ कोई कदम उठाए बिना खुद को संयमित रखने में सक्षम रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आज उनके पास कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच्चे भगवान शीतियान ने ये फैन को देखा और तुरंत आध्यात्मिक वस्तु ये फैन के हाथों में फेंक दी। आध्यात्मिक वस्तु को देखकर डुलेंग तुरंत आगे बढ़ा और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। दिव्य कौशल लकड़ी ड्रैगन। ये फान के हाथ के एक इशारे से एक लकड़ी का अजगर दहाड़ता हुआ डुलेंग की ओर बढ़ा। डुलेंग तुरंत ही पीछे हट गया। यह देखकर कि वह ये फैन के एक ही वार से पीछे हट गया है, डुलेंग ने तुरंत अपना जादुई हथियार प्रकट किया। एक 6 ग्रेड जादुई हथियार, अमरवध कृपाण। बाहर आओ मेरे प्यारे हथियार। डुलेंग ने अपने हाथ में पकड़े छोटे खंजर को सम्मानपूर्वक सलामी दी, जो तुरंत सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और ये फैन की गर्दन की ओर उड़ गया। इस प्रहार का स्पष्ट उद्देश्य ये फैन की जान लेना था। ये फैन की आंखों के कोने ठंडे हो गए, यह सोचते हुए जब बात यहाँ तक आ गई है तो शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें मार डालो। ये फैन को एहसास हुआ कि अगर उसने संप्रदायों को अभी कुछ दर्द महसूस नहीं कराया तो उसे भविष्य में कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा है तो वह उन संप्रदाय के सदस्यों को बता देंगे कि वे अजय नहीं हैं। परिष्कृत शून्यकाल की भव्य हवा तुरंत फूट पड़ी। 6ठी श्रेणी का जादुई हथियार, अमर प्राणियों का वध करने वाली 4 तलवारें और 24 समुद्रद मनकारी मोती भी ये फैन के सिर के ऊपर दिखाई दिए। एकमात्र 6ठी कक्षा की जादुई वस्तु जो सबके पास एक जैसी होती है, उसने एक मक्खी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया। हालांकि ये फैन बस अपनी ताकत दिखाना चाहता था। जैसे ही ये फैन ने रिफाइनिंग शून्यकाल की अपनी शक्ति को उजागर किया, डुलेंग और अन्य लोग अव्यवस्था में फंस गए। एक पल इंतजार करें, इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, वे पहले से ही स्ले इमोर्टल स्वॉर्ड एरे से घिर चुके थे। तलवार की रोशनी चमक उठी, जिससे कई आध्यात्मिक आत्माएं राख में बदल गईं। ये फैन ने कांपते हुए अमर वध करने वाले कृपाण को पकड़ लिया, जो भागने की कोशिश कर रहा था, और तुरंत उस पर लगे निशान को मिटा दिया। फिर उसने अपनी नजर 10,000 सितारों वाले द्वीप की सीमा की ओर घुमाई। वहां पर अन्य संप्रदायों के कुछ साधक उदास भाव से दिख रहे थे। उन्होंने अनेक दिव्यता रूपांतरण चरण साधकों की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया। वे वास्तव में जिस चीज के लिए शोक मना रहे थे वह 6ठी श्रेणी का जादुई हथियार, अमर वध करने वाला कृपाण और 7वीं श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु थी, जिसे ये फैन ने एकत्र किया था। 10,000 सितारों के द्वीप में एक शोधन शून्य विशेषज्ञ क्यों है? क्यों? कन्फ्यूशियस संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के चेहरे पर एक ठंडा भाव था। 10,000 तारों वाले द्वीप में एक शुद्धिकरण शून्य अवस्था साधक के उभरने का मतलब था कि उन्होंने द्वीप पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। यदि भाग्य के बच्चे की उनकी खोज उजागर हो जाती तो उनकी सारी व्यापक तैयारियां व्यर्थ हो जाती। फिलहाल उनके लिए एकमात्र सांत्वना यह थी कि एमओ परिवार ने खुद को अच्छी तरह से छिपा लिया था और उनका खुलासा नहीं हुआ था। जब तक भाग्य का बच्चा बड़ा होता रहेगा, 10,000 सितारों वाला द्वीप अभी भी उनका ही रहेगा। नहीं, हमारी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस शोधन शून्य साधक को मरना होगा। जब तक ये फैन 10,000 सितारा द्वीप नहीं छोड़ता, ये प्रमुख संप्रदाय कुछ नहीं कर सकते। भले ही उनके शरीर एकीकरण क्षेत्र के साधक 10,000 सितारा द्वीप में प्रवेश कर जाएं, वे आवश्यक रूप से ये फैन के बराबर नहीं हो सकते, खासकर जब ये फैन के पास 6ठी श्रेणी का जादुई हथियार था। यदि वे ये फैन को मारना चाहते थे तो केवल 10,000 सितारे द्वीप के स्थानीय जीव ही ऐसा कर सकते थे। हाँ, जीव जंतु, यह आवश्यक नहीं कि वह मानव साधक ही हो। उदाहरण के लिए अटाविस। ये फैन की ओर से अमर वध करने वाली कृपाण से निशान मिटाने के बाद उसने इसे शीतियान सच्चे सम्राट को सौंप दिया। एकमात्र निम्न स्तरीय 6ठी श्रेणी का जादुई हथियार ये फैन के लिए बहुत कम उपयोगी था। हाल ही में 10,000 स्टार्स द्वीप में 6ठी श्रेणी की कई आध्यात्मिक वस्तुएं दिखाई दी थीं। जब तक ये फैन चाहे वह किसी भी समय 6ठी श्रेणी के जादुई हथियार को परिष्कृत कर सकता था। हालांकि अन्य किसानों के पास यह क्षमता नहीं थी। 10,000 सितारे द्वीप पर सर्वोच्च रैंक वाले आर्टिफैक्ट रिफाइनर और अल्केमिस्ट केवल 5वीं कक्षा के थे। ये फान ने एक पल सोचा, फिर कहा, अगर आपको साधना विधियों की जरूरत है या जादुई हथियारों और अमृत को परिष्कृत करना है तो मुझे 1000 पत्तियों वाले शहर में ढूंढने आइए। ये फैन अमृत और जादुई हथियारों को परिष्कृत कर सकता था,
और वह अनंत प्रकाश दुनिया से साधना पद्धतियां भी वापस ला सकता था। जब तक संसाधन है, कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ये फैन के शब्द सुनकर असंख्य साधक बहुत खुश हुए। 10,000 सितारों वाले द्वीप को प्रमुख संप्रदायों द्वारा बंद कर दिया गया, जिससे वे लोग निराश हो गए जो पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके थे और आगे नहीं बढ़ सके। वे स्वयं को प्रमुख संप्रदायों में शामिल नहीं कर सके, इसलिए वे केवल प्रतीक्षा ही कर सकते थे। अब ये फान असल में उन्हें वो चीजें दे रहा था जिनकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी। वे खुश कैसे न होते। इस अवधि के दौरान 10,000 स्टार्स द्वीप द्वारा उत्पादित उच्च श्रेणी के संसाधनों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत उनके हाथों में था। उनके पास कच्चे माल की नहीं, बल्कि तैयार उत्पादों की कमी थी। वे अमृत और जादुई हथियारों के लिए संसाधनों का आदान प्रदान करके भारी लाभ कमा रहे थे, जबकि ये फैन संसाधनों को प्राप्त करने से लाभ कमा रहा था। एकमात्र नुकसान पूर्वी हार्मनी गौड़ प्रांत के तेजी से अप्रतिस्पर्धी होते जा रहे साधकों को हुआ। यदि वे वर्चस्व कायम करना चाहते हैं तो 10,000 सितारा द्वीप के किसानों को निर्दयी होने का दोष न दें। प्रमुख संप्रदाय नहीं चाहते थे कि 10,000 सितारा द्वीप के साधक आगे बढ़े। इसके विपरीत ये फान उनकी प्रगति में सहयोग करना चाहता था। अंततः वह इन संप्रदायों को उन कड़वे फलों का स्वाद चखाएगा जो उन्होंने स्वयं उगाए थे। उन उजागर गद्दारों को 10,000 सितारे द्वीप से बाहर निकाल दिया गया, जबकि जिन लोगों ने खुद को उजागर नहीं किया वे और अधिक गहराई में छिपते चले गए। कम से कम अभी तो वे अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं करते। इस बीच कई दिव्यता परिवर्तन चरण साधकों ने भी साधना विधियों के लिए ये फैन के साथ बड़ी मात्रा में संसाधनों का आदान प्रदान किया और शोधन शून्य काल में प्रवेश करने की तैयारी की। जैसे जैसे 10,000 स्टार्स द्वीप आगे बढ़ा, स्थानीय लोगों में सबसे मजबूत साधकों के रूप में उन पर ध्यान दिया जाने लगा। अन्यत्र सफलता प्राप्त करने की तुलना में यहाँ सफलता प्राप्त करना अधिक आसान होगा। जैसे जैसे प्रमुख संप्रदायों ने 10,000 सितारा द्वीप पर साधकों की स्थिति देखी, उनकी तात्कालिकता बढ़ती गई। उन्हें अपनी योजना को 10,000 सितारा द्वीप पर दूसरे शोधन शून्य चरण साधक के प्रकट होने से पहले पूरा करना होगा। 3 अमर द्वीप, जिन्हें अब 3 अमर पर्वत के नाम से जाना जाता है। 3 अमर पर्वतों पर ये परिवार शाखा के अंतर्गत ये परिवार की जनसंख्या आज अंततः 1,000 से अधिक हो गई है। दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार की जनसंख्या 6 पूरा पुरस्कार का दावा किया जा सकता है। स्वत्व प्रतिफल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। पारिवारिक प्रविष्टि स्वर्ग को चुनौती देना। समझ स्वर्ण समझ में 6,666 की वृद्धि हुई। गोल्ड टैलेंट के बाद गोल्ड एनलाइटनमेंट भी आया। समझ में वृद्धि से साधना विधियों और व्यावसायिक कौशलों के अभ्यास में बहुत सहायता मिलेगी। ये फान पहले से ही उस अलौकिक अनुभूति का आदी था जो समझ में वृद्धि के बाद उसके मन पर छा गई थी। हालांकि इस बार मामला अलग था। ये फैन को लगा कि उसके विचार तेजी से सक्रिय हो रहे हैं, सब कुछ सरल हो गया है। उसके शरीर में भी छोटे मोटे परिवर्तन हुए। ये फैन ने एक पत्थर को देखा, ध्यान से पत्थर की बनावट को देखा, समय के साथ पत्थर पर छोड़े गए निशानों को देखा और पत्थर के बारे में सब कुछ देखा। एक दिन बाद ये फैन द्वारा एक साधना पद्धति बनाई गई। युआन यिंग चरण खेती विधि जिद्दी पत्थर तकनीक। यह एक सामान्य पृथ्वी गुण खेती पद्धति थी जिसे युआन यिंग चरण तक खेती किया जा सकता था। इसकी साधारणता के बावजूद यह मत भूलिए कि यह तकनीक ये फैन द्वारा सिर्फ एक दिन में बनाई गई थी। साधना तकनीक बनाने के लिए ज्ञान और आधार की आवश्यकता होती है, और नींव ही वह चीज थी जो ये फैन के पास सबसे ज्यादा थी। हर बार जब वह किसी संघर्ष को सुलझाता है तो कई साधना तकनीकें और मंत्र ये फैन के प्रदर्शनों की सूची में जुड़ जाते हैं। इनमें से कुछ मूल रूप से ये परिवार के पास थे, जबकि अन्य को परिवार के सदस्यों ने संयोगवश प्राप्त किया था। इस समय ये फैन को खुद भी नहीं पता था कि वह कितने मंत्र जानता है। किसी भी दर पर मुड़े हुए मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक हो गई है। 100 दिन बाद ये फैन ने दिव्यता रूपांतरण चरण साधना पद्धति बनाई थी। ये परिवार की साधना पद्धतियां बहुत अव्यवस्थित थीं। यह उनके लिए अपनी अनूठी खेती पद्धति बनाने का भी समय था। ये फैन ने सभी मामलों को एक तरफ रख दिया और ये परिवार की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर एक साधना पद्धति का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये परिवार को अन्य परिवारों से अलग करने वाली बात उनकी आंतरिक वंशावली है। ये परिवार की अद्वितीय ग्रीन जियाओ वंश अत्यंत शक्तिशाली है। ये परिवार ने इस क्षमता का उपयोग नहीं किया। यही कारण है कि ग्रीन जियाओ वंश की शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई है।
ये फैन ने रक्तरेखा को कंकाल के रूप में और विभिन्न साधना विधियों को मांस और रक्त के रूप में इस्तेमाल किया तथा उन्हें लगातार एकीकृत किया। एक दिन, 2 दिन, साधना पद्धति में सुधार होता रहा और ये फैन के शरीर में अजीब ऊर्जा लगातार बढ़ती रही। धीरे धीरे ये फैन अलौकिकता की अवस्था में पहुंच गया और धीरे धीरे एक साधना पद्धति आकार लेने लगी। रक्तवंश की उत्पत्ति परिवार के सबसे मजबूत सदस्यों द्वारा अपने शरीर में महान ताओ को उकेरने और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने से हुई। ये फैन अब लकड़ी के दांव को समझना शुरू कर रहा है, जिससे उसे वंश बनाने की क्षमता मिल रही है। हालांकि ये फैन ने नए वंश को शुरू से बनाने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने ग्रीन जियाओ वंश को ही अपनाना जारी रखा। ग्रीन जियाओ से ड्रैगन बनने तक यह सीधे स्वर्ग की ओर ले गया। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कैनन के नाम से जाना जाने वाला एक ग्रंथ जो रक्तरेखा को बढ़ा सकता है, धीरे धीरे ये फैन के दिल में आकार ले रहा था। ड्रैगन परिवर्तन कैनन में 9 परतें हैं। 9वीं परत का शिखर व्यक्ति को अपने वंश को बदलने की अनुमति देता है, जिससे एक जियाओ ड्रैगन में बदल जाता है। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कैनन न केवल एक साधना तकनीक है, बल्कि यह विभिन्न सहायक तकनीकों, विवेकपूर्ण तकनीकों आदि का एक संग्रह भी है। ड्रैगन परिवर्तन कैनन के साथ ये परिवार के लोग शोधन शून्य काल के प्रारंभिक चरण तक साधना करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कैनन अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है और इसे अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके लिए ये फैन को लगातार इसमें सुधार करने की जरूरत है। परिवार की साधना तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद ये फैन रुका नहीं, बल्कि उसने बिना गहराई में जाए एक के बाद एक सीखी हुई तकनीक को समझना जारी रखा। यह एक सहज भावना थी जिसने ये फैन को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे वह प्रत्येक साधना तकनीक में तेजी से सुधार करता गया, ये फैन को अधिकाधिक आराम महसूस होने लगा। उसके भीतर से एक खुशी की भावना उभरी, मानो ये फैन के लिए साधना तकनीक को समझना सहज प्रवृत्ति का विषय था। ये फैन यह नहीं गिन सका कि उसने कितनी तकनीकों में महारत हासिल कर ली है, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसके दिमाग में मौजूद तकनीकें एक एक करके भूलती जा रही थीं, गायब होती जा रही थीं। जब आखिरी तकनीक गायब हो गई, तो ये फैन खड़ा हो गया। उसके हाथ की एक लहर से अनगिनत तकनीकें उभर आईं, जो पूरी तरह से ये फैन की सहज प्रवृत्ति से उत्पन्न हुई थीं। सभी तकनीकों, यहां तक कि छोटी दिव्य कौशलों का भी उपयोग ये फैन को बिना सोचे समझे किया जा सकता है। और विशेषता पैनल में एक अतिरिक्त प्रविष्टि थी, सभी कानूनों का समूह। आत्मज्ञान के माध्यम से ये फैन का संविधान सभी कानूनों के शरीर में परिवर्तित हो गया। यह संविधान सभी कानूनों को समायोजित कर सकता था, जो स्वाभाविक रूप से महानताओं के अनुरूप था। वह सभी प्रकार के कानूनों को शीघ्रता से सीखने में सक्षम था। एक बार जब वह कोई कानून सीख लेता तो उसे सहज ज्ञान में बदल सकता था। सरल शब्दों में कहें तो यह संविधान जादूगरों के लिए मानव आकार के तोप टॉवर के बराबर था। ये फैन को अंततः अपना विशेष संविधान मिल गया, और यह ऐसा नहीं था जिसके लिए उसे बातचीत करनी पड़ी। सभी कानूनों के निकाय के जागरण के साथ ये फैन ने राहत की सांस ली। आज वह फिर से थोड़ा मजबूत हो गया था। उन्होंने ड्रैगन परिवर्तन कैनन को स्क्रिप्चर डिपोजिटरी में रख दिया। ये परिवार का प्रत्येक सदस्य अपनी वर्तमान अवस्था के लिए उपयुक्त ड्रैगन परिवर्तन कैनन प्राप्त कर सकता था। ये फैन फिर अपनी छोटी अराजकता की दुनिया में लौट आया और मिट्टी का एक टुकड़ा ले आया। मिट्टी का यह टुकड़ा 7 श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु 9 स्वर्गों की दुर्लभ पृथ्वी थी, जो शीतियान झेंजुन द्वारा ये फैन को दी गई थी। 9 स्वर्ग दुर्लभ पृथ्वी एक मिट्टी आधारित 7 रैंक आध्यात्मिक वस्तु थी। यह पृथ्वी गुण जादुई हथियार को परिष्कृत करने के लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि ये फैन ने इस 9 स्वर्ग दुर्लभ पृथ्वी का उपयोग नुवा द्वारा मनुष्यों को बनाने और अपने अराजकता मन का दुनिया की भूमि को भरने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी का अनुकरण करने के लिए करने की योजना बनाई। पुण्य ड्रैगन बॉल अग्नि का प्रतिनिधित्व करती थी, समुद्र बाने वाले मोती जल का प्रतिनिधित्व करते थे तथा आकाश तक पहुंचने वाला टॉवर सोने का प्रतिनिधित्व करता था। एक बार मिट्टी परिष्कृत हो जाने पर केवल लकड़ी ही शेष रह जाती। एक बार जब 5 तत्व एकत्र हो जाएंगे तो उसकी अराजकता मन का दुनिया पूर्ण और अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। 9 स्वर्गों की दुर्लभ पृथ्वी तथा विभिन्न 5वीं और 6ठी श्रेणी की पृथ्वी आधारित आध्यात्मिक सामग्रियों के परिणामस्वरूप 1 वर्ष बाद ये फैन के सामने काली मिट्टी का एक टुकड़ा प्रकट हुआ। काली मिट्टी का यह छोटा सा टुकड़ा देखने में तो बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लग रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह मिट्टी 6ठे दर्जे के सर्वोच्च जादुई हथियार एम्बिएंट क्ले में बदल जाएगी। ये फैन की कलाकृतियां परिष्कृत करने की कुशलता अब ऊपरी 6ठी श्रेणी पर थी।
सर्वोच्च छठी श्रेणी की परिवेशी मिट्टी को परिष्कृत करने की उसकी क्षमता इस बात का प्रमाण थी कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे उन्हें निराशा नहीं होगी। उसके हाथ के एक झटके से एम्बिएंट क्ले जमीन पर गिर गई। परिवेशी मिट्टी फैलने लगी। 1-2 हो गई और 2-4 हो गई। पूरी मीन को कवर करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अंततः कैओस बीड के भीतर की दुनिया ने पृथ्वी चक्र पूरा कर लिया। एक बार जब परिवेशीय मिट्टी पूरी तरह से अराजकता मन का दुनिया में एकीकृत हो गई तो छोटी दुनिया कंपन करने लगी और लगातार विस्तार करने लगी। जल्द ही कैओस बीड दुनिया ने अपना परिवर्तन पूरा कर लिया और 7वीं रैंक की निचली श्रेणी की दुनिया बन गई। विश्व का आकार पुनः कई गुना बढ़ गया तथा यह पूर्व के तीसरे अमर द्वीप के आकार के बराबर हो गया। 7 रैंक अराजकता मन का दुनिया स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली बन गई। ये फैन ने अपने हाथ में मिनी वर्ल्ड को पकड़ लिया और विश्व शक्ति को सक्रिय कर दिया। धमाका! अचानक ये फैन की हथेली उड़ गई। ये फैन ने भौहें चढ़ाई, अराजकता मन का दुनिया को दूर कर दिया और उसका चेहरा भयानक लग रहा था। कैओस बीड दुनिया वास्तव में मजबूत हो गई थी, लेकिन यह बहुत मजबूत हो गई थी। ये फैन का भौतिक शरीर इस स्तर की शक्ति को सहन करने में पूरी तरह असमर्थ था। इसका मतलब यह था कि ये फैन अस्थायी रूप से हमला करने के लिए विश्व शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। यदि वह इसे पुनः उपयोग करना चाहता है तो उसे अपने भौतिक शरीर को इतना मजबूत करना होगा कि वह कैओस बीड की विश्व शक्ति का सामना कर सके, या कम से कम उसके भौतिक शरीर का एक निश्चित हिस्सा ऐसा कर सके। ये फैन खोया हुआ लग रहा था। इस अपग्रेड में उसे नुकसान हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि उन्नयन ने उसकी सबसे मजबूत क्षमता को हटा दिया था। हालांकि चूंकि अपग्रेड पहले ही हो चुका था, इसलिए ये फैन केवल इस समस्या का समाधान ढूंढ सकता था। या तो उसके अमर शरीर की कठोरता में सुधार करें या उसकी साधना का स्तर बढ़ाएं। हालांकि इनमें से कोई भी लक्ष्य कम समय में हासिल नहीं किया जा सका। जब ये परिवार की ताकत बढ़ाने में व्यस्त था, एक रिफाइनिंग शून्य अवधि की आभा जलीय कबीले के क्षेत्र से उभरी। मैं जियाओ लोंग झेंजुन अंततः सफल हो गया हूँ। जियाओ लोंग शांगरेन का शरीर और भी बड़ा हो गया। उसके शल्कों पर गहरी रोशनी चमकने लगी। जियाओ लोंग शांगरेन, हमें उम्मीद है कि आप हमारे समझौते का पालन करेंगे और समस्या को खत्म करेंगे। उन्मूलन करो, जाहिर है मैं इसे खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये परिवार, भले ही तुमने इनाम न दिया हो, जब तक मुझ में क्षमता है मैं इसे खत्म करूंगा। जियाओ लोंग शांगरेन बेहद उत्साहित था। रिफाइनिंग शून्य अवधि को पार करने से वह आत्मविश्वास से भर गया। ये फैन से मिले अपमान के बारे में सोचकर जियाओ लोंग शांगरेन के भीतर क्रोध अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ा। जलीय कबीला भी 10,000 सितारा द्वीप समूह की मूल शक्ति थी। यद्यपि उन्होंने दानव वंश को दबाने में भाग नहीं लिया, फिर भी उन्होंने पदोन्नति से प्राप्त लाभों का आनंद लिया। उनकी खेती का स्तर भी तेजी से बढ़ा और वे ऐसा करने वाले पहले समूह बन गए। शिखर नवजात आत्मा चरण तक पहुंचे। जियाओ लांग मूल रूप से बदला लेना चाहता था जब वह शिखर नवजात आत्मा चरण पर पहुंच गया था, लेकिन जब उसने सुना कि ये फैन की युद्ध शक्ति रिफाइनिंग शून्य अवधि तक पहुंच गई थी तो वह डर गया। जियाओ लोंग शांगरेन ने शुरू में सोचा था कि उसे इस जीवन काल में बदला लेने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन यह अवसर अप्रत्याशित रूप से तेजी से आया। कन्फ्यूशियस संप्रदाय ने उसे ढूंढ लिया, उसे रिफाइनिंग शून्य काल तक आगे बढ़ने के लिए गोली प्रदान की और वह उसमें सफल हो गया। हाँ परिवार, क्या आप तैयार हैं? ड्रैगन कबीले, युद्ध के लिए मेरे पीछे आओ। ड्रैगन स्वभाव से कामुक होते हैं और जियाओ लोंग भी इससे अलग नहीं था। जियाओ लोंग शांगरेन अत्यंत आत्मसंतुष्ट था। वह जलीय कबीले से लगभग सभी प्रसिद्ध ड्रैगन प्रकार के राक्षस जानवरों को अपने साथ ले आया था। इस प्रकार विशाल दल उत्साह से ये परिवार की ओर चल पड़ा। आज ये परिवार की वार्षिक पारिवारिक बैठक का समय था, जो अब हर साल की बजाय 10 साल में होती है। प्रत्येक शाखा ने पिछले दशक में अपनी प्रगति की रिपोर्ट दी। कितने साधक दिव्य परिवर्तन अवस्था तक पहुंचे, कितने साधक नवजात आत्मा अवस्था तक पहुंचे। ये परिवार के विश्वसनीय सहयोगियों की संख्या 500 तक पहुंच गई थी, जिनमें से सभी नवजात आत्मा चरण के साधक थे। साधक नेता तो दिव्य रूपांतरण चरण तक भी पहुंच गए थे। 5वें और चौथे क्रम के एकीकृत जादुई हथियारों से लैस वे 1000 पत्तों वाले शहर के आसपास के समुद्र में गश्त कर रहे थे। अचानक उन्होंने जियाओ लोंग कबीले को अपनी ओर आते देखा। दुश्मन का हमला, जादुई हथियार का हॉर्न बजा, जिससे तुरंत ही 1000 पत्तों वाला शहर और 3 अमर पर्वत सतर्क हो गए। हमला, ये परिवार दंग रह गया। क्या उन्हें पता नहीं था कि आज ये परिवार की बैठक का दिन था? इस दिन को हमला करने के लिए चुनते हुए वे वास्तव में ये परिवार के शक्तिशाली व्यक्तियों का सामना करना चाहते होंगे।
ये परिवार ने तुरंत बैठक को एक तरफ रख दिया और एक के बाद एक 3 अमर पर्वतों से बाहर निकलकर यह देखने लगे कि कौन कितना साहसी है। ये फैन अभी उड़ान भर ही रहा था कि उसने जियाओ लोंग सरदार को देखा। अरे क्या यह कोई पुराना परिचित नहीं है? ये फैन द्वारा फाड़े गए 2 सींग अभी भी जियाओ लोंग सरदार के सिर से गायब थे। अपने शत्रु को देखते ही शत्रुता तीव्र हो जाती है। पूरे आकाश में एक उग्र आभा फैल जाती है। ये फैन, आज तुम्हें अपने पिछले किए की सजा मिलेगी। अपने सींगों के बारे में सोचते हुए जियाओ लोंग सरदार के मन में ये फैन के प्रति घृणा फिर से उमड़ पड़ी। वह अपने सामने खड़े आदमी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। विभिन्न प्रमुख संप्रदायों के साधक जियाओ लांग सरदार की दुर्जय आभा को देखकर अत्यधिक उत्साहित थे। लड़ाई लड़ाई, यदि ये फान जियाओ लांग सरदार के लिए कांटा था तो वह उनके लिए भी वैसा ही था। यदि ये परिवार उनके रास्ते में नहीं आता तो 10,000 सितारों वाला द्वीप बहुत पहले ही उनका हो गया होता। जियाओ लोंग सरदार अंतरिक्ष को चीरता हुआ तुरंत ये फैन के ऊपर पहुंचा। उसका पंजा निर्दयता से ये फैन की ओर बढ़ रहा था। ये फैन ने चकमा नहीं दिया, धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाकर जियाओ लोंग सरदार का पंजा पकड़ लिया। जियाओ लांग सरदार के लिए ये फैन का आकार लगभग चींटी के आकार का था, लेकिन इस छोटे से हाथ ने जियाओ लोंग सरदार के पंजे को पकड़ रखा था, जिससे वह अपना पंजा नीचे नहीं दबा सका। अगले ही पल ये फैन ने पंजा उठाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। धमाका! जमीन कांप उठी क्योंकि जियाओ लोंग सरदार का शरीर बार बार जमीन पर टकरा रहा था। चाहे जियाओ लोंग सरदार ने कितना भी संघर्ष किया हो, वह खुद को ये फैन की पकड़ से मुक्त नहीं कर सका। इस दृश्य ने 1000 पत्ती वाले शहर के साधकों और जियाओ लोंग कबीले के राक्षसों दोनों को चौंका दिया। उन्होंने यह भी प्रश्न करना शुरू कर दिया कि क्या उनके पूर्वज वास्तव में शोधन शून्य काल तक पहुंच गए थे? क्या वह व्यर्थ ही वहां पहुंचा था? अन्यथा यदि वे दोनों रिफाइनिंग शून्य काल में थे तो जियाओ लोंग सरदार ये फैन के सामने इतना कमजोर क्यों था? जियाओ लोंग सरदार भी हैरान था, यहाँ तक कि वह यह सवाल भी कर रहा था कि क्या कन्फ्यूशियस संप्रदाय का अमृत नकली था। जियाओ लांग सरदार वास्तव में एक शक्तिशाली दानव था, उसका भौतिक शरीर शक्तिशाली था। कुछ समय तक ये फैन द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के बाद भी उसमें अभी भी कुछ जीवन बचा हुआ था। ये फैन ने शुरू में उसे मार डालने का इरादा किया था, लेकिन अचानक उसने अपना इरादा बदल दिया। यदि इन सभी राक्षसों को वश में कर लिया जाए तो क्या ये परिवार को और अधिक सवारियां नहीं मिलेंगी? यद्यपि कदकाठी के मामले में जियाओ लांग की तुलना ट्रू ड्रैगन से नहीं की जा सकती, फिर भी वे गाड़ी खींचने वाले के रूप में पास हो सकते हैं। ये फैन ने अपने खून की एक बूंद जियाओ लोंग सरदार के माथे पर गिराकर उसे एक जानवर महारत अनुबंध की पेशकश की। ये फैन की आत्मा शक्ति जियाओ लांग सरदार की आत्मा के सागर में प्रवेश कर गई। जियाओ लोंग सरदार ने ये फैन की गतिविधियों को महसूस किया और ये फैन के इरादों को समझ लिया और तुरंत संघर्ष करना शुरू कर दिया। इंसान को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। मैं जियाओ लोंग सरदार तुम्हारा पालतू बनने के बजाय भूख से मरना या चट्टान से कूद जाना पसंद करूंगा। जियाओ लोंग सरदार को संघर्ष करते देख ये फान ने जोर से थप्पड़ मारा। तमाचा! जमीन तुरंत धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। जियाओ लांग सरदार गिड़गिड़ाया, तुम मुझे अपना पालतू बनाना चाहते हो, फिर भी मुझे मार रहे हो, पर मैं झुकने वाला नहीं हूं। संघर्ष! तमाचा! संघर्ष! तमाचा! अंत में जियाओ लोंग सरदार ने संघर्ष करना बंद कर दिया और केवल ये फैन की आत्मा शक्ति का सख्त विरोध किया। ये फैन ने जियाओ लोंग सरदार की जिद को देखा और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। शायद उसे मार देना चाहिए। आखिरकार छठे क्रम का जियाओ लांग काफी अच्छी सामग्री थी। जियाओ लोंग सरदार ने ये फैन की हत्या की मंशा को भांप लिया और कांप उठा। शायद उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए। अपने जीवन की खातिर जियाओ लांग सरदार ने अपनी चेतना के सागर को खोलने की कोशिश की। फिर ये फैन के खून में उसने एक बहुत ही आकर्षक आभा महसूस की। क्या यह एक सच्चे ड्रैगन की आभा थी? जियाओ लोंग सरदार ने ये फैन के खून का कुछ हिस्सा सोखने की कोशिश की। फिर जियाओ लोंग सरदार के भीतर की रक्तरेखा जो असमर्थ थी धीरे धीरे विकसित होने के लिए स्टार्टिकल बढ़े। यह एक सच्चे अजगर का खून है। एक सच्चे अजगर का खून। जियाओ लोंग सरदार ने जीवन भर एक सच्चा ड्रैगन बनने का प्रयास किया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि जब तक वह ये फैन का पालतू बन जाएगा, उसे असली ड्रैगन रक्त प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। जियाओ लांग सरदार के लिए यह परिणाम स्वीकार करना कठिन था, लेकिन जियाओ लोंग सरदार ने फिर सोचा, जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है। चूंकि वह विरोध नहीं कर सकता, इसलिए उसे इसका आनंद लेना चाहिए।
ऊपर से ये फान के थप्पड़ों से उसे बहुत दर्द हुआ। जियाओ लोंग सरदार दोबारा थप्पड़ नहीं खाना चाहता था। आत्मसंतुष्टि के प्रभाव से जियाओ लोंग सरदार का बचाखुचा अभिमान भी गायब हो गया। उसने उत्सुकता से ये फान के अनुबंधित रक्त को निगल लिया, अपने वंश को मजबूत होते हुए महसूस करते हुए जियाओ लोंग सरदार ने सोचा, कितना अद्भुत है। जब ये फान ऐसा कर रहा था, ये परिवार के बाकी सदस्य पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके थे। जल्दी जल्दी जल्दी, उन्हें भागने मत देना। ये परिवार के लोगों की आंखें चमक रही थीं। इतने सारे घोड़े होने के कारण आज उनके पास चुनने के लिए बहुत कुछ होगा। क्षण भर में ही जलचर प्राणियों की एक विशाल सेना घिर गई। मुझे वह गुलाबी जियाओ लांग चाहिए। मुझे पंखों वाला चाहिए। क्या वह केकड़ा सचमुच बदबूदार है? क्या सचमुच उसमें जियाओ लॉन्ग का वंश है? समुद्री जीवों को समुद्री खाद्य बाजार में वस्तुओं में बदल दिया गया और लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे। जलीय कुल का एक केकड़ा, जो कुरूप होने के कारण तिरस्कृत था, अपनी आंखें ढक लेता था। उसके चिमटे से बड़ी बड़ी आंसू की बूंदें टपक रही थीं। आप सबने केकड़ों का अपमान किया है। दानव कबीले को अधीनता के प्रति अत्यधिक घृणा है। ये परिवार के कबीले के लोगों को आसपास देखकर वे मौत से लड़ने के लिए तैयार थे। इस समय जियाओ लोंग ने पहले ही ये फैन के खून की एक बूंद को अवशोषित कर लिया था और पूरी तरह से ये फैन का रूप ले लिया था। ये फैन के एकमात्र विचार से वह जियाओ लोंग की आत्मा को नष्ट कर सकता था। अपने अधीनस्थों का गुस्सा देखकर ये फैन की अनुमति लेने के बाद जियो लांग जलीय कबीले की ओर दौड़ा। तमाचा। केकड़ा दानव के सिर पर एक थप्पड़ पड़ा। क्या तुम लोग मूर्ख हो जो इतना अच्छा सौदा ठुकरा रहे हो? मैं अब ये परिवार का हिस्सा हूं। अगर तुम आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हो तो मुझे निर्दयी होने का दोष मत दो। जियाओ लांग एक पूर्ण गुलाम बन गया तथा अपने ही कबीले के लोगों पर दबाव बनाने लगा। जियाओ लोंग के परिवर्तन को देखकर जलीय कुल के लोग बोल नहीं पा रहे थे। कबीले का नेता देशद्रोही बन गया था। यह ऐसी बात थी जिसे जलीय कबीले के लोग स्वीकार नहीं कर सके। यह देखकर कि उसके कबीले के लोग अभी भी हिचकिचा रहे थे, जियाओ लांग चिंतित हो गया। ये परिवार में कुल के लोग बहुत कम थे। अगर वे देर से आते तो उन्हें पालतू जानवर बनने का मौका भी नहीं मिलता। सभी किसानों के नियंत्रण में एक से अधिक जानवर नहीं होते। जियाओ लांग को ये परिवार के वंश की विशिष्टता का एहसास हो गया था। ये परिवार का पालतू बनना जियाओ लांग वंश वाले जलीय वंश के लिए बहुत लाभदायक था। भविष्य में उन्हें सच्चे ड्रैगन में रूपांतरित होने का भी मौका मिलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम सबको नुकसान पहुंचाऊंगा? जियाओ लांग गुस्से से चिल्लाया। हाँ, उनके अपने कबीले के नेता निश्चित रूप से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कबीले का नेता निश्चित रूप से जियाओ लोंग कबीले की वंशावली को बचाने के लिए अपमान सहन कर रहा था। हम अपने कबीले के नेता को असफल नहीं कर सकते। आत्मौचित्य के बाद जलीय कबीले के लोगों ने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया। ये परिवार के सभी साधकों ने अपने अपने वाहन चुने। शेष को सामूहिक रूप से प्रबंधित किया गया ताकि भविष्य में किसी को भी उनकी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें चुना जा सके। जियाओ लांग कबीले को इस तरह आत्मसमर्पण करते देख, जिसमें स्वयं जियाओ लांग भी मदद कर रहा था, विभिन्न संप्रदायों के कई साधक हतप्रभ रह गए। क्या उनकी पिछली जांच गलत हो गई थी? क्या जियाओ लांग ये परिवार का दुश्मन नहीं था? ऐसा करके क्या वे ये फैन की मदद करने के बजाय उसके लिए एक दुश्मन को बढ़ावा नहीं दे रहे थे? नहीं, हमें वापस जाना होगा और संप्रदाय प्रमुख को जियाओ लोंग के विश्वासघात के बारे में बताना होगा। कई अवतार साधकों ने क्रोधित होकर वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन एक अजगर का पंजा आकाश से नीचे उतरा और मांस के कुछ टुकड़े जमीन पर दिखाई दिए। देशद्रोही! अब मैं ये परिवार का हिस्सा हूं। इसे देशद्रोह कैसे माना जा सकता है? जियाओ लोंग ने ये फैन के सामने अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए मांस के पेस्ट के कुछ टुकड़े भी साथ लाए ताकि उन्हें रक्त की एक और बूंद मिल सके। ये परिवार के खिलाफ साजिश पूरी तरह से हल हो गई थी। जब ये फैन अपने परिवार में वापस लौटा तो सबसे पहला काम उसने 5वीं श्रेणी का जादुई हथियार गाड़ी बनाना था। फिर उसने इसे जियाओ लोंग के शरीर पर फिट कर दिया। उसके शरीर पर गाड़ी देखकर जियाओ लांग तबाह हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं जानवर भी न बन सकूं, बल्कि केवल गाड़ी खींचने वाले वाहन के रूप में काम कर सकूं? ऐसा अपमान जियाओ लांग के लिए असहनीय था। जब तक आप मुझे अपने वंश के असली खून की 3 बूंदें नहीं 5 बूंदें नहीं देते। जियाओ लोंग कबीला ये फैन के साथ शर्तों पर बातचीत करने में असमर्थ था। वह केवल एक सवारी के रूप में काम कर सकता था। उड़ान की तुलना में जियाओ लांग द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी में यात्रा करना एक अनोखा आनंद प्रदान करता है।
हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमें कन्फ्यूशियस संप्रदाय को इतना अच्छा घोड़ा भेजने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जियाओ लांग विफल हो गया था और प्रमुख संप्रदाय अंततः शांत हो गए थे, या कम से कम सतह पर तो यही स्थिति थी। दोस्त ये छोटे दोस्त ये आज यहाँ नहीं हैं। ये फैन को देखकर भिक्षु डोंगहुआन बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन चारों ओर देखने पर जब उसे ये शियाओ शियाओ नहीं दिखा तो उसका चेहरा तुरंत उतर गया। पिछले कुछ वर्षों में डोंगहुआन ने ये शियाओ शियाओ के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिया था, विशेष रूप से ये जिनलोंग और ये जिनफेंग के साथ। वे भिक्षु डोंगहुआन को अपना आधा शिक्षक मानते थे और उनके प्रति उनका स्नेह गहरा था। भिक्षु डोंगहुआन को पता था कि खेल कैसे जीतना है। ये शियाओ शियाओ के लिए ये फैन और ये परिवार के अलावा उसके दोनों बच्चे सबसे महत्वपूर्ण थे। अब जबकि डोंगहुआन ने अपने दोनों बच्चों को जीत लिया था, ये शियाओ शियाओ को जीतना अब दूर नहीं था। ये फैन ने डोंगहुआन की ओर देखा, फिर चुपचाप कई चाय की पत्तियां निकाली और उन्हें स्पिरिट वाटर में पकाया। डोंगहुआन की नाक के झटके से उसे एक मादक सुगंध महसूस हुई। यह सुगंध चाय की सबसे आकर्षक गंध थी जो भिक्षु डोंगहुआन ने अपने जीवन में कभी महसूस की थी। भाई ये जल्दी से मुझे एक कप दे दो। भिक्षु डोंगहुआन ने उत्सुकता से ये फान का चायदानी उठाया और हर एक के लिए एक कप में चाय डाली। फिर उसने अपना कप अपनी नाक के नीचे रखा, कुछ देर तक उसकी खुशबू को सूंघता रहा, फिर अनिच्छा से एक घूंट लिया। जैसे ही चाय उसके मुंह में गई, उसे एक अद्भुत अनुभूति महसूस हुई जो सीधे उसकी आत्मा तक पहुंच गई। थोड़ी सी समझ प्रकट हुई और भिक्षु डोंगहुआन अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं सके। इस बार ये फैन ने डोंगहुआन को ज्ञानवर्धक चाय का मूल संस्करण पिलाया। थोड़ी देर बाद डोंगहुआन ने अपनी आंखें खोलीं। भाई ये धन्यवाद। शायद ही कभी डोंगहुआन ने ये फैन से और चाय मांगी हो, क्योंकि उसे भी ये फान की ज्ञानवर्धक चाय की कीमत का अंदाजा हो गया था। ज्ञानवर्धक चाय के सामने छठी श्रेणी की सभी चाय की पत्तियां कुछ भी नहीं थीं। भले ही डोंगहुआन काफी मोटी चमड़ी का था, फिर भी वह अधिक मांगने में शर्मिंदा था। अगर मैं इसे दे रहा हूं तो बस इसे पी लो। इतना विनम्र मत बनो। ये फैन के स्तर पर ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें वह दोस्त कह सके, और डोंगहुआन का ये फैन के साथ अच्छा रिश्ता था, इसलिए ये फैन स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। छठे क्रम की प्रबोधन चाय का उत्पादन प्रति वर्ष 500 पत्तियों पर किया गया। इसे पूरा पीना आसान नहीं था, यहां तक कि नामुमकिन भी। बेशक ये फान ने इसे बेचा नहीं, उसने इसे अपने परिवार के सदस्यों के लिए भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए बचाकर रखा था। भिक्षु डोंगहुआन ने ये फैन की ईमानदारी को देखा और अजीब होना बंद कर दिया। ज्ञानवर्धक चाय का एक बर्तन ज्यादा नहीं था और जल्दी ही खत्म हो गया। इसके बाद डोंगहुआन ने आध्यात्मिक मदिरा का एक पैकेट निकाला और पीना जारी रखा। ये फैन और डोंगहुआन ने शराब को दबाने के लिए अपनी साधना का उपयोग नहीं किया और वे वास्तव में नशे में हो गए। भाई ये अब मैं आपको अपने बहनोई के रूप में पहचानता हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ एक हृदय शक्ति तकनीक है जो हमारी पहली मुलाकात का प्रतीक है। ऐसा कहते हुए डोंगहुआन ने गंभीरतापूर्वक अपने भंडारण रिंग से एक पुस्तक निकाली। यह अवश्य ही किसी प्रकार की साधना तकनीक होगी, लेकिन इसे जेड स्लिप में संग्रहित करने के बजाय एक जादुई जानवर की खाल से बनी पुस्तक में संरक्षित किया गया था। जेड स्लिप का भंडारण स्थान बड़ा है, जिसमें मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर खेती की तकनीकें हैं। यदि इन तकनीकों का विशाल आकार पुस्तकों में दर्ज किया जाए तो यह अव्यावहारिक हो जाएगा। हालांकि पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके पुस्तकों में संरक्षित किए जाने योग्य ज्ञान किसी भी तरह से सरल नहीं है। उदाहरण के लिए ये फैन की आंखों के सामने हार्ट पावर तकनीक को लें। हार्ट पावर तकनीक में बहुत अधिक अक्षर नहीं होते, अधिकतम कुछ हजार, लेकिन प्रत्येक चरित्र में ये फैन ने दाव का सार महसूस किया। दाव का अभ्यास मन की स्थिति के साथ अपने मन को नियंत्रित करने के बारे में है। यदि हृदय निष्ठाहीन है तो हृदय दानव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसलिए हृदय शोधन एक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक हृदय शोधन विधि है, जिसका नाम विश्व रिकॉर्ड है। नश्वर संसार को समझकर व्यक्ति हृदय शक्ति का विकास कर सकता है और अंतः शोधन शून्य काल को पार कर सकता है। ये परिवार के साधकों की साधना में हमेशा किसी संप्रदाय के सहयोग के बिना प्रत्येक कदम स्वयं उठाना शामिल होता है। इससे कुछ कमियां पैदा हो गई हैं। इस बीच ये फैन ने सिस्टम की सहायता से चरणों को तोड़ दिया। इस प्रकार स्वाभाविक रूप से कुछ कमियां भी थीं। ये फैन को अभी पता चला। शोधन शून्य काल को पार करते समय हृदय शक्ति को नियंत्रित किए बिना व्यक्ति की मनःस्थिति अंततः अपने साधना स्तर को नियंत्रित करने की क्षमता खो देगी, क्योंकि यह ऊपर उठेगा।
यदि मन की स्थिति साधना स्तर को नियंत्रित नहीं कर रही है तो परिणाम शैतान के मार्ग पर कदम रखना होगा। जब हृदय में राक्षस घुस जाते हैं तो साधना में बहुत अधिक गिरावट आ जाती है। यहां तक कि कोई व्यक्ति सीधे ही राक्षस में परिवर्तित हो सकता है और मानव नहीं रह सकता। ये परिवार के लिए इस साधना तकनीक का महत्व स्वयं सिद्ध है। डोंग हुआन, धन्यवाद। ये फैन ने चुपचाप ज्ञानवर्धक चाय के 20 टुकड़े निकाले और उन्हें डोंग हुआन के सामने रख दिया। यह भुगतान होना था। ज्ञानवर्धक चाय को देखकर डोंग हुआन का नशा उतर गया। भाई, अब से तुम मेरे असली भाई हो। चाय के शौकीन लोगों के लिए अच्छी चाय का आकर्षण अनूठा होता है। कुछ ही समय बाद ये फैन ने ये परिवार के नवजात आत्मा चरण साधकों को बुलाया और उन्हें विश्व रिकॉर्ड सौंप दिया। विश्व रिकॉर्ड में 3 स्तर शामिल हैं, जो हार्ट पावर के 3 चरणों के अनुरूप हैं। जब तक प्रथम चरण तक पहुंचा जाता है, साधक की मनःस्थिति शोधन शून्य काल को पार करने के लिए आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकती है। विश्व रिकॉर्ड में हृदय शक्ति विकसित करने की कई विधियां दी गई हैं, जिनमें से सबसे सरल है विश्वव्यापी हृदय शोधन। हर किसान के लिए आगे बढ़ने का प्रलोभन बहुत ही लुभावना होता है। एक एक करके सभी ने अपनी मनःस्थिति को तोड़ते हुए विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच ये फैन ने भी चुपचाप विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ये फैन के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाना मुश्किल नहीं था। ये फैन की मानसिक स्थिति सराहनीय थी और उसने जल्दी ही पहले स्तर पर महारत हासिल कर ली। हालांकि दूसरे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करते समय उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपेक्षाकृत युवा होने और जीवन के अनुभवों की कमी के कारण ये फैन उन पुराने राक्षसों की तरह मानसिक रूप से सुसज्जित नहीं था, जिन्होंने हजारों वर्षों से साधना की है। इसके लिए क्रमिक शोधन हेतु समय की आवश्यकता थी। अभी भी तय 100 साल की अवधि तक 60 साल से अधिक समय बाकी है। कई बड़े संप्रदायों द्वारा उत्पन्न खतरों से निपटना बाकी है। उन्हें उम्मीद थी कि उस समय तक उनके पास पर्याप्त शक्ति होगी। कम से कम ये परिवार को कुछ और साधकों की आवश्यकता थी जो शोधन शून्य काल को पार कर चुके हों। मजबूत शक्ति से सुरक्षा की भावना आएगी। 1 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है, जबकि 100 वर्ष की समय सीमा तक केवल 50 वर्ष ही शेष बचे हैं। एक साधारण गांव में जब ये जिन्हाई ने एक रोते हुए बच्चे और उसके परिवार के उत्साह को देखा तो उसे अचानक जीवन का सही अर्थ समझ में आ गया। लकड़ी का दाव जीवन का प्रतीक है। अगले ही पल ये जिन्हाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक जबरदस्त गति फूट पड़ी। वह इस मार्ग को पार करते हुए शोधन शून्य काल तक पहुंच गया। आकाश में चढ़े ये जिन्हाई को देखकर ग्रामीण घुटनों के बल गिर पड़े। अमर, हम अमर को अपना सम्मान देते हैं। दीर्घकालिक कार्य 8 मजबूत। ये परिवार के सदस्य शोधन शून्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, कृपया पुरस्कार प्राप्त करें। गुफा भवन में बैठे हुए ये फैन ने अचानक अपने मन में सिस्टम से एक संकेत सुना। क्या ये जिनतियान, ये जिनक्यू या ये जिन्हाई थे जो टूट गए? सिस्टम, इनाम का दावा करो। मेजबान को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बधाई। एक गुप्त तकनीक को अनुकूलित करने का एक अवसर। एक कस्टम निर्मित गुप्त तकनीक। मेजबान के लिए एक विशेष दिव्य कौशल तकनीक की रेटिंग अमर स्तर पर होगी। इनाम एक वास्तविक अमर कानून तकनीक थी। यह कोई साधना तकनीक नहीं थी, अन्यथा यह और भी अधिक उत्तम होती। ये फैन ने अपने लिए वर्तमान में सबसे आवश्यक गुप्त तकनीक के बारे में सोचना शुरू कर दिया। यह सही है, विश्व शक्ति। ये फैन को एक गुप्त तकनीक की आवश्यकता थी जो विश्व शक्ति के विस्फोट का सामना कर सके। ये फैन के दिमाग में अचानक एक विचार उभरा, एक पंक्ति जो कहती है, सूरज और चांद को हाथ में पकड़े तारे तोड़ते हुए दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है, तो फिर हम इसे स्टार पिकअप हैंड कहेंगे। दिव्य कौशल स्टार पिकअप हैंड बनाने में आपकी सफलता पर बधाई। स्टार पिकअप हैंड अमर स्तर की गुप्त तकनीक 6 परतों में विभाजित। स्टार पिकअप हैंड के अमर पैटर्न से बुनी गई 5 तत्वों की शक्ति से अपनी हथेलियों को परिष्कृत करें। दिव्यता परिवर्तन चरण में पहले घुमाव का अभ्यास किया जा सकता है, जो 6ठे दर्जे के जादुई हथियार के बराबर है। शोधन शून्य अवधि में दूसरे रोटेशन का अभ्यास किया जा सकता है, जो 7वें दर्जे के जादुई हथियार के बराबर है। एक बार जब ये फैन दूसरे चक्र में साधना कर लेता है तो 7वें स्तर के जादुई हथियार के बराबर की शक्ति 7वें स्तर के कैओस पर्ल से विश्व शक्ति का सही उपयोग करने में सक्षम हो जाएगी। तब तक शरीर एकीकरण क्षेत्र भी पहुंच से बाहर नहीं होगा। यह गुप्त तकनीक अत्यंत दुर्जेय है। ये फैन के थैले में 5 तत्वों का भरपूर भंडार था। उसने तुरंत बड़ी मात्रा में सामग्री निकाली और अभ्यास शुरू कर दिया। 1 दशक बाद उन्होंने सफलतापूर्वक पहला चक्र विकसित किया। 2 दशक बाद उन्होंने सफलतापूर्वक दूसरा चक्र विकसित किया।
जिस क्षण ये फैन ने एक विशाल निर्जन द्वीप को आसानी से तोड़ दिया, उसे पता था कि अब वह अराजकता मोती की विश्व शक्ति का लाभ उठाने में पूरी तरह सक्षम है। अंततः ये फैन को पर्याप्त आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। इस बीच जब ये फैन स्टार पिकअप हैंड की खेती कर रहा था, ये परिवार के निवास के बाहर लिटिल रेड ड्रैगन एक क्रॉसिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजर रहा था। एक बार जब इसकी साधना का स्तर शिखर नवजात आत्मा चरण तक पहुंच गया, तो लिटिल रेड ड्रैगन ने अंततः अपना विकास चरण शुरू कर दिया। सामान्य राक्षसों के लिए परिवर्तन तब हो सकता है जब वे कोर फॉर्मेशन स्टेज या नवजात आत्मा स्टेज तक पहुंच जाएं। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि लिटिल रेड ड्रैगन काफी अनोखा था। उसे परिवर्तन के कष्ट का सामना तभी करना पड़ा जब वह शिखर नवजात आत्मा चरण पर पहुंचा। परिवर्तन का क्लेश आमतौर पर अधिकांश राक्षसों के लिए एक आपदा माना जाता है। कुछ लोग परिवर्तन के कष्ट से इतने भयभीत थे कि उन्होंने परिवर्तन न करने का निर्णय लिया। हालांकि लिटिल रेड ड्रैगन के लिए इस परिवर्तन से निपटना मुश्किल नहीं था। स्वर्गीय बिजली की एक के बाद एक धारे लिटिल रेड ड्रैगन के शरीर पर गिरी, लेकिन न केवल उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि वह आनंदपूर्वक बिजली के स्नान का आनंद ले रहा था। दूसरी ओर ये जिनसेन काफी चिंतित था, फिर भी वह देखना चाहता था कि परिवर्तन के बाद छोटा लाल ड्रैगन कैसा दिखेगा। जहां वे थे, उससे कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति लाल ड्रैगन को रूपांतरित होते हुए देख रहा था और बुदबुदा रहा था। प्राचीन ड्रैगन के रक्तवंश वाला लाल ड्रैगन सचमुच दुर्लभ है। इसे जीवन और मृत्यु के द्वार के सदस्य के रूप में भर्ती किया जा सकता है। यह साधक एमोबेई निकला, जिसे विभिन्न संप्रदायों द्वारा भाग्य का पुत्र माना जाता था। एमोबेई को देखते ही ये जिनसेन तुरंत सतर्क हो गए। एमोबेई ने ये जिनसेन की ओर एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि लिटिल रेड ड्रैगन पर ध्यान केंद्रित किया। फिर एक जादुई हाथ की मुहर बनाते हुए उसने लिटिल रेड ड्रैगन की ओर एक जानवर महारत मुहर फेंकी। सील उड़कर लिटिल रेड ड्रैगन के शरीर में घुस गई, लेकिन तुरंत ही बाहर निकाल दी गई। एमोबेई ने हैरानी से हुँ कहा और आखिरकार अपना ध्यान ये जिनसेन की ओर मोड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने पहले ही बराबरी का अनुबंध साइन कर लिया है। लगता है तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम दोनों मेरे जीवन और मृत्यु के द्वार में शामिल होने के योग्य हो। जीवन और मृत्यु का द्वार? वह कौन सा संगठन था? ये जिनसेन ने 10,000 सितारों वाले द्वीप पर उस नाम की किसी बड़ी शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। क्या यह कोई छोटा गुट हो सकता है? ये जिनसेन की आंखों में भाव देखकर एमोबेई फिर बोली, जीवन और मृत्यु के द्वार के बारे में न जानना तुम्हारे लिए बिल्कुल सामान्य बात है। अगर तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट वाले जानवर में इतनी अच्छी प्रतिभा न होती तो तुम इस नाम को जानने के भी लायक नहीं होते। ये शब्द सुनकर ये जिनसेन अप्रसन्न हो गए। योग्य नहीं? आप तो बस जम्हाई ले रहे मेंढक हैं। सचमुच बहुत बड़ा मुंह है आपका। भले ही जीवन और मृत्यु का यह द्वार वास्तव में शक्तिशाली था, ये परिवार के सदस्य के रूप में ये जिनसेन कभी भी ऐसे संगठन में शामिल नहीं होंगे। एमोबेई ने ये जिनसेन के इनकार का अंदाजा लगाया। लगता है हमारे बीच कोई नियति नहीं है। खैर, जब ऐसा है तो तुम्हारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। इस लाल ड्रैगन के भीतर की वंशावली को निकालना वाकई एक अनमोल खजाना होगा। एमोबेई ने अपना सिर घुमाया और चिल्लाकर कहा, मैं उन्हें ले जाऊंगा। तुरंत ही 10 शिखर नवजात आत्मा अवस्था साधक बहुत दूर नहीं प्रकट हुए और ये जिनसेन और लिटिल रेड ड्रैगन के चारों ओर चक्कर लगाने लगे।